हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा, पहले अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, क्यों जरूरत पड़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों आया। इससे पहले हम चलते हैं पीछे कूलाम के लॉ पर। कहाँ चलते हैं? कूलाम के लॉ पर। कूलाम का नियम जो आपने पढ़ा था, कूलाम के रूल्स के हिसाब से, कूलाम्स लॉ के हिसाब से आपने देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच क्या करता था, कार्य करता था। आपने क्या देखा था कि जो कूलाम का नियम होता है वो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और इन्हीं के बीच में, जिनका डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, इन्हीं के बीच ये कार्य कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई सिस्टम हो, ये एक सिस्टम है, एक निकाय है, और अगर इस निकाय की बात करें, इस सिस्टम की बात करें, इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। देखो आप, अगर ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं और किसी एक पर मान लीजिए Q चार्ज है, इस Q चार्ज पर ये तमाम सारे लोग मिलकर के बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तब क्या करोगे आप? अगर ये सारे के सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? तब इस सिस्टम के लिए, जब भी किसी सिस्टम के लिए जहां बहुत सारे बिंदु आवेश हों, उस पर कार्य करने वाले नेट बल की जब जरूरत होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन यानी Q चार्ज के लिए, यानी किसी भी चार्ज के लिए जो निश्चित आवेश है उसके फाइंड आउट करने के लिए टोटल जो उस सिस्टम के द्वारा जो बल लगेगा, उस बल को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जन्म हुआ था। और वहीं से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब अलग अलग सदिश राशियों के योग के बराबर होता है किसी एक निश्चित आवेश पर कार्य करने वाले पूरे निकाय के द्वारा जो बल होगा। जैसे जब आप ट्रैक्टर या गाड़ी पर आप बैठते हैं तो गाड़ी का पूरा बल किस पर काम करता है? टायर पर काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी पूरी बॉडी को, आप सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, पूरी बॉडी मतलब पूरा निकाय मान लो गाड़ी को, उसको चलाने का काम कौन करता है? इंजन। तो पूरा एफर्ट कौन लगाता है? यानी सुपरपोजिशन का काम कौन करता है? इंजन करता है। क्या मैं क्लैरिटी दे पा रहा हूं? तो इस तरीके से आप सुपरपोजिशन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु आवेशों द्वारा एक किसी आवेश पर सबके द्वारा, सारे बिंदु आवेशों के द्वारा लगाया गया जो बल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जन्म हुआ था। उसको फाइंड आउट करने के लिए कूलाम के लॉ से पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जन्म हुआ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के सहायता से ये चीज़ संभव हो पाया। मैं मान लेता हूं कि कोई निकाय है, ध्यान से देखना, ये मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। मान लेते हैं इतने सारे पॉइंट चार्जेस हैं। एक एग्जांपल ले लो, और ये कोई पॉइंट चार्ज Q1 है, ये है मान लीजिए Q2, ये है Q3, Q4, Q5, 6, Q7, Q8, Q9, इस तरीके से बहुत सारे हैं। और ये कि सारे के सारे सेंट्रलाइज है किसकी तरफ? Q1 की तरफ काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे फोर्सेस किधर एक्टिव कर रहे हैं? Q की तरफ काम कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Q1 की तरफ, इसको Q1 मान लो आप, इस Q1 की तरफ, तो इसके लिए क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आप बल निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले आपको निकालना होगा Q1 Q2 के बीच, फिर Q1 Q3, Q3 4, Q1 4, Q1 5, Q1 6, Q1 7 8। इसके लिए जब आप फोर्स पढ़ते थे आपको याद होना चाहिए F12 का मतलब क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यही तो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मान लीजिए 1 3 लिखा हो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 के कारण एक पर लगने वाला बल क्या? तीसरे Q चार्ज के द्वारा पहले आवेश चार्ज पर लगने वाला बल। इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते थे। अगर याद आपको आ रहा हो तो इस तरीके से बहुत सारे होंगे। अब ध्यान से देखो, जितने भी चार्जेस होंगे, पता नहीं कितने चार्ज हैं, पता नहीं है। मान लीजिए कि डॉट बहुत सारे चार्जेस, मान लो बहुत सारे चार्जेस इसके बीच में भी हैं। तो इसके लिए जब आप निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इस Q1 पर निकालेंगे, यानी कि आप लिखेंगे जो फोर्स काम करेगा वो F12 जो लगेगा, मैं कहता हूं F लगेगा, तो 1 ड्यू टू 2,
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 प्लस अप टू डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे चार्जेस काम करेंगे, बहुत सारे फोर्स काम करेंगे, बहुत सारे बल काम करेंगे। इनके बीच की डिस्टेंसेस मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है R12, इसके R13, R14, ऐसे ही R15, R16 अप टू डॉट डॉट। इसका मतलब इनके बीच में अगर ऐसा डिस्टेंसेस है तो इसके लिए अगर आप फोर्स लिखना चाहें, फोर्स के लिए आप लिखते थे 1 2 इक्वल टू क्या, जो आपका लिखने का तरीका था वो यही था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, यही होता था। जल्दी बोलो, R12 स्क्वायर। और इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो आप लिखते थे R21 वेक्टर, और ये हो जाता मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ये सब वेक्टर फॉर्म में आते थे मैग्नीट्यूड के रूप में। क्लियरिटी आ रही है? और अगर थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाए तो ये स्क्वायर और जब ये वेक्टर फॉर्म में आते थे यूनिट वेक्टर होता था। अच्छा, पहले मैं एक यूनिट वेक्टर का लिख देता हूं कि जो यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में आता था, राइट। तो पहले हम उसको एक को समझा देते हैं, उठा के इंप्लीमेंट कर देंगे। ये मतलब क्यूब हो जाएगा। देखो, जब F12 आप करते थे तो क्या मिलता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, सही है। और यूनिट वेक्टर ऑफ R12 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर के क्या लिखा जाता था, R21 यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर ऑफ ए क्या होता था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होता था, वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो होता था। आपने क्लास 11th में यही पढ़ा होगा कि आर यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता था, वेक्टर ऑफ ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या, वेक्टर ऑफ ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियरिटी आ रही है? अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ो। इसको वेक्टर फॉर्म में, यूनिट वेक्टर से फॉर्मेट चेंज करो, इसका वेक्टर फॉर्म में लेके आओ। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ऑन 1 होता है ना, हाँ, 2 1 स्क्वायर। अब फिर देखो, इसको देखो 2 से 1 पे आ रहा है, इसको देखो क्या लिखोगे, इसी को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर है, और यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो वेक्टर ऑफ R, जल्दी बोलो क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 21 वेक्टर अपान R21 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और वही 21 R21 और जब आप इसको लिखोगे यहाँ तो ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान 21 का स्क्वायर 21 क्या हो जाएगा, R21 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 21 वेक्टर। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियरिटी आ गई इतना? अब जब आप इसके लिए लिखोगे तो ये थोड़ा सा सिस्टम को इरेज करूं क्या, इस सिस्टम को इरेज कर दूंगा तो स्पेस हमको ज़्यादा मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मेट को हम सबके लिए इंप्लीमेंट करते जाते हैं, इसी इक्वेशन में वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है ना। इधर देखो, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर आप लिखना चाहो तो 21 यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, प्लस दूसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा Q1 Q3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 1 पर लगेगा, और R31 का स्क्वायर विद यूनिट वेक्टर ऑफ 31 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q1 Q4 से 1 पर लगेगा, यानी कि R41 का स्क्वायर R41 यूनिट वेक्टर। अब एक चीज बताओ, ऐसे ही सारे सिस्टम के लिए काम करेगा, ऐसे ही पूरे जितने भी चार्जेज होंगे सबके लिए काम करेगा। और अगर थोड़ी सी बात मैं बोलूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है।
क्लियर है। और अगर सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, साथ में फिर देखो Q1 है, Q1 है, Q1 है, Q1 है, सब में चला जाएगा। अगर आप चाहो तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, मन करे तो Q1 लो, ना भी ले सकते हो। बचेगा क्या यहाँ देखो तो, यहाँ मिलेगा Q2/R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ 21 प्लस यहाँ बचेगा Q3 बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो चुका है। अच्छा 31 स्क्वायर अपान R31 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही Q4 के लिए बचेगा Q4/R41 स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ 41 कैप प्लस अप टू डॉट डॉट। चलेगा ऐसा। अब थोड़ा सा आप और भी आगे चलते हैं। चलो देखो, अच्छा बार बार देखो आप, सबके लिए क्या हो रहा है, Q1 कॉमन तो हो गया, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है। Q1 देखो, अब इसको वेक्टर फॉर्म में, अच्छा लाओ हम पहले वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दें, तब देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, Q2/R21 का होल क्यूब वेक्टर ऑफ R21। ऐसे ही Q3 के साथ R31 का होल क्यूब वेक्टर ऑफ 31। फिर आप इसको लिख सकते हैं Q4/R41 का होल क्यूब अपान 41 के साथ वेक्टर प्लस अप टू डॉट डॉट। ये बहुत सारी जितने भी मतलब चार्जेस हैं, उन सारे चार्जेस के लिए यही होगा, राइट। अगर हम थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करें यानी अपग्रेड करें, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सब में Q2 है, सब में 1 1 1 है, देखो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 ऐसे अप टू डॉट डॉट। यहाँ देखो जो नीचे है जो ऊपर है वही ऊपर भी है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको आप किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या, समेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ये समझना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक। I की वैल्यू जो होगी वो 1 से नहीं हो सकती, I इक्वल टू 1 2 नहीं हो सकता, 2 2 2 3 4 5, समेशन ऑफ I इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कितने हैं, मान लेता हूँ इन्फिनिटी है, क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, या मैं मान लेता हूँ n मान लो, चलो n मान लो, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो Q1 भी लिख लो आप, देखो क्या हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा Q1 Q2 Q3 QI, यानी QI क्या हो जाएगा Q1 QI, I मतलब 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट कहाँ तक, n तक, यानी Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI। और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, I1 या 1I, और नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, QI अपान R 1I नहीं I1 लिखो आप, बताएं, RI1 का होल क्यूब वेक्टर ऑफ I1। क्लियर है। इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, मतलब ये समेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, I इक्वल टू 2 to n, अब सीधा लिखते हैं Q1 QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RI1 का होल क्यूब वेक्टर ऑफ I1 वेक्टर। ये होगा आपका क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत से पूरे निकाय पर कार्य करने वाला बल, पूरे निकाय द्वारा, पूरे निकाय पर नहीं, पूरे निकाय द्वारा Q1 बॉडी पर कार्य करने वाला, Q1 चार्ज पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, ये होगा। क्लियरिटी आ रही है बच्चों। अच्छा थोड़ा सा और भी बता दें, अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मेट में दूसरे क्यूब के भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको आप थोड़ा सा नीचे लिख दूं, इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 2 to n Q1 QI अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्या ये बना सकते हो आप, क्या इसको किस रूप में लिखना है, वेक्टर के रूप में, इसका मतलब आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ऑफ R, ध्यान से देखना, 1 माइनस RI के साथ वेक्टर होगा, ध्यान से देखना,
और नीचे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस RI का होल क्यूब, ये लिख सकते हो आप। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अध्यारोपण का सिद्धांत भी समझ पाए और किसी निकाय पर, चाहे वहां एक आवेश हो या दो आवेश हो या 100 आवेश हो, उनके द्वारा किसी एक आवेश पर सेंट्रलाइज करके उसके फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, इसको आपने बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करके सीखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। हर दिन आपको नए नए एपिसोड मिलते हैं और आपकी लर्निंग एक्सीड करने में हम हेल्प करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने इस जय करियर फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अचीव करें।